हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, लेकर आया हूँ उत्तराखंड जी के टेस्ट, जहाँ पर हम देखेंगे उत्तराखंड के कुछ प्रश्न और विवरण सहित उनके आंसर, जो कि बहुत हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का उत्तराखंड जी के टेस्ट। देखिए, जो हमारा आज का पहला प्रश्न है वो है ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम कहाँ पर स्थित है। तो जो ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम है ये कहाँ पर स्थित है, तो खुटानी, ढिकाला, मुनस्यारी या बनबसा जनजातीय समुदाय से संबंधित जो ये हेरिटेज म्यूजियम है कहाँ पर है। तो इसका जो सही आंसर है वो है मुनस्यारी। देखिए दोस्तों, मुनस्यारी की बात करें तो मुनस्यारी में इस हेरिटेज जो म्यूजियम है इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी सन 2001 में। ठीक है, सन 2001 में इसकी स्थापना की गई थी मुनस्यारी में। और करने वाले व्यक्ति थे, आपने नाम सुना होगा, शेर सिंह पांगती। इस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जौहार मुनस्यार क्षेत्र के शेर सिंह पांगती। ठीक है, शेर सिंह पांगती जो थे इन्होंने ही इस ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम की स्थापना यहाँ पर की थी। अगर शेर सिंह पांगती की हम बात करें तो उन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं जो प्रसिद्ध रही हैं। देखिए, जिसमें अगर हम बात करें तो उनकी एक किताब है, आपने इसका नाम सुना होगा, वो है जौहार के स्वर। ठीक है, जौहार के स्वर, ये उनकी एक प्रसिद्ध किताब है। और एक अन्य किताब उन्होंने जो लिखी है वो है मुनस्यारी लोक साहित्य। ठीक है, मुनस्यारी लोक साहित्य ये किताब है, ये भी शेर सिंह पांगती की है। और एक अन्य किताब अगर आपने सुनी हो, नहीं सुनी हो, तो मध्य हिमालय की जो भोटिया जनजाति, मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति है ना, भोटिया जनजाति, ये भी इन्हीं की पुस्तक है। तो तीन किताबें मैंने इनकी बताई आपको, शेर सिंह पांगती जी की, वह है जौहार के स्वर, मुनस्यारी लोक और साहित्य, और मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति। तो इन किताबों को भी आपको याद रखना है, नोट करना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखेंगे। तो देखिए, अगला प्रश्न है चौबटिया में मैक्स एम्स मशीन कंपनी की स्थापना कब हुई। तो चौबटिया जो कि अल्मोड़ा में स्थित है, वहाँ पर एक कंपनी की स्थापना हुई थी, मैक्स एम्स मशीन कंपनी। देखिए, फलों से जो जैम बनाया जाता है, फलों से जो भी नए नए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उसके लिए इस कंपनी की स्थापना हुई थी। तो किस वर्ष इस कंपनी की स्थापना यहाँ पर हुई थी, तो इसका जो सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है 1918। देखिए, 1918 में चौबटिया में मैक्स एम्स कंपनी की स्थापना हुई। और इस कंपनी के जो स्थापनाकर्ता थे वो कौन थे, तो इस कंपनी की जो स्थापना की थी वो की थी नॉर्मन गिल ने। ठीक है, नॉर्मन गिल थे जो, है ना, नॉर्मन जो गिल थे इस कंपनी के, वो इस उद्यान के वो भी रहे, ये मतलब संचालक भी रहे। तो इन्होंने ही इस कंपनी की स्थापना की थी यहाँ पर चौबटिया में, मैक्स एम्स मशीन कंपनी की स्थापना जो कि 1918 में इन्होंने की थी। ठीक है, चौबटिया उद्यान की अगर हम बात करें तो चौबटिया उद्यान की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1869 में। आप सब जानते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और करने वाले थे डब्ल्यू क्रॉ, आप ये व्यक्ति, इन्होंने इस चौबटिया उद्यान की स्थापना की थी 1869 में। और अगर हम बात करें कि चौबटिया में हिल फ्रूट रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई, यहाँ पर एक हिल फ्रूट रिसर्च सेंटर की स्थापना भी की गई थी, और वो वर्ष था 1932। ठीक है, इतने फैक्ट हमने देखे चौबटिया उद्यान के बारे में या चौबटिया से संबंधित। उसकी स्थापना किसने की, तो वो की थी डब्ल्यू क्रॉ ने 1869 में। वहाँ पर हिल फ्रूट सेंटर की स्थापना कब हुई, तो 1932 में। और अगर हम बात करें कि चौबटिया में मैक्स एम्स मशीन कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 1918 में। और किसने की, तो नॉर्मन गिल ने। ठीक है, ये अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है किस बंदोबस्त में कुमाऊं को 26 परगनों में बांटा गया। तो ये वर्ष दिए गए हैं, इन वर्षों में से कौन सा वो वर्ष है जिस वर्ष के बंदोबस्त में कुमाऊं को 26 परगनों में बांटा गया। तो देखिए, इसका सही आंसर जो है वो है 1823। देखिए, 1823 में कुमाऊं को जो बंदोबस्त हुआ उसमें कुमाऊं को 26 परगनों में बांटा गया। और इस बंदोबस्त को कहा जाता है 80 साला बंदोबस्त। इस बंदोबस्त को 80 साला बंदोबस्त इसलिए कहा जाता है, 1823 का जो बंदोबस्त है उसे 80 साला बंदोबस्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हुआ था संवत, जो विक्रमी संवत होती है उस समय चल रही थी 1880। ठीक है, तो 80 साला बंदोबस्त इसीलिए इसे कहते हैं, क्योंकि 57-58 साल आगे चलता है ना बंदोबस्त विक्रमी संवत, तो इसलिए यहाँ पर 1880 चल रहा था। और ये जो बंदोबस्त था ये 80 साला बंदोबस्त हम इसे कहते हैं। अगला देखिए, इस बंदोबस्त का प्रकार क्या था, तो ये 5 वर्ष के लिए था। ठीक है, 5 वर्ष से पंचशाला बंदोबस्त था ये, पंचशाला हम इसे बोलते हैं, पंचशाला। ठीक है, पंचशाला बंदोबस्त ऐसे बंदोबस्तों को कहा जाता है। और कमिश्नर जो इस समय थे, जिनके समय ये बंदोबस्त किया गया, वो थे विलियम ट्रेल। ठीक है, ट्रेल के समय ये हुआ था। और कहा जाता है कि सबसे
मतलब सर्वाधिक न्यायोचित और आदर्श जो पंचशाला बंदोबस्त था वो यही था, न्याय किया गया था यहाँ पर, काफ़ी न्याय से ही बंदोबस्त किया गया था। और 26 परगनों में बांटने का कारण क्या हो सकता है, तो 26 जो परगनों में बांटा था वो इसलिए बांटा था ताकि जो टैक्स कलेक्ट करना हो या टैक्स को जो लगाना हो उसके लिए सहूलियत मिल पाए। ठीक है, अगला देखेंगे, इनमें से किस मंदिर की शैली अन्य से अलग है। 4 मंदिर दिए गए हैं, गोपीनाथ गोपेश्वर, तुंगनाथ रुद्रप्रयाग, बैजनाथ बागेश्वर और रघुनाथ देवप्रयाग। 4 मंदिर हैं, इनमें से किस मंदिर की शैली अन्य से अलग है। मतलब एक मंदिर शैली ऐसी है जो अन्य 3 से मेल नहीं खाती है, तो थोड़ा दिमाग लगाना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है रघुनाथ देवप्रयाग। देखिए रघुनाथ देवप्रयाग जो मंदिर है, रघुनाथ मंदिर जो देवप्रयाग का मंदिर है उसकी शैली दक्षिण भारतीय शैली द्रविड़ शैली में निर्मित है वो, और बाकी सारी की सारी नागर शैली में निर्मित मंदिर है। हालांकि आपने देखा होगा कि कहीं पर लिखा रहता है कि नागर शैली, है ना, कहीं पर नागर शैली को आपको देखने को मिलती है, जबकि कहीं पर लिखा रहता है कत्यूरी शैली। उसी मंदिर की शैलियाँ कहीं पर नागर और कहीं पर कत्यूरी लिखी होती हैं एक ही मंदिर की, जैसे उत्तर भारत के। तो इसका कारण क्या है कि जो नागर शैली है वो उत्तर भारत की शैली है, ठीक है, और जो कत्यूरी है वो उत्तर भारत में जो पहाड़ी क्षेत्रों में नागर शैली के अंतर्गत ही जो मंदिरों का निर्माण हुआ उसे कत्यूरी कहा जाता है वो नागर ही शैली, लेकिन उसे पहाड़ या उत्तराखंड में कत्यूरी कहा जाता है वो, क्योंकि नागर शैली के अंदर ही विकसित है। तो इसलिए हमारे मंदिर जो कत्यूरी शैली में है उन्हें हम नागर शैली में भी मान सकते हैं, और जो नागर शैली में है उन्हें हम कत्यूर शैली में भी मान सकते हैं, क्योंकि दोनों शैलियाँ एक हैं। अगर भारत की शैलियों की बात करें तो भारत में 3 शैलियों के मंदिर बनते हैं, आप जानते हैं। जो मंदिर 3 शैलियों में बनते हैं वो शैलियाँ हैं, पहली जो उत्तर भारत में बनते हैं वो है नागर शैली, मध्य भारत में जो बनते हैं वो बनते हैं बेसर शैली में, और दक्षिण भारत में जो बनते हैं वो बनते हैं द्रविड़ शैली में। तो देखिए उत्तराखंड के ज़्यादातर मंदिर नागर शैली में ही निर्मित होते हैं, चाहे वो कत्यूरी हो, उत्तराखंड शैली आप उसको बोलें, केदारनाथ शैली बोलें, वो सब नागर शैली ही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सी विधानसभा सीट एसटी सीट है। तो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट कौन सी इनमें से एक है, तो बताना है आपको। उत्तराखंड की विधानसभा में 70 सीटें हैं, उनमें से कौन सी सीट है जो इन चारों में से एसटी के लिए आरक्षित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है नानक मत्ता। देखिए उधम सिंह नगर में स्थित है नानक मत्ता, और यही वो सीट है जो एसटी के लिए आरक्षित है। देखिए एसटी के लिए कुल आरक्षित सीटें अगर उत्तराखंड में बात करें 70 में से, तो दो आरक्षित सीटें हैं। एक तो नानक मत्ता हो गई, दूसरी है चक्राता जो कि हमारे देहरादून में है, जौनसारी बहुल इलाका है। तो यहाँ पर जौनसारी जनजाति को देखते हुए एक सीट रखी गई है, वो है चक्राता। ठीक है, अगर हम बात करें एसटी आरक्षण की, तो एसटी जनजाति को जो आरक्षण मिला है किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या कहीं पर भी, तो वो मिला है 4%। ठीक है, 4% आरक्षण मिला है। ठीक है, अब बात करते हैं राज्य विधानसभा में एससी की सीटों की। अनुसूचित जाति के लिए जो सीटें आरक्षित हैं वो कितनी सीटें हैं, तो 70 में से जो 13 सीटें हैं यहाँ पर आरक्षित हैं। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए। तो चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न, नैनीताल झील का सर्वप्रथम जिक्र किस समाचार पत्र में हुआ। तो देखिए नैनीताल जो झील पर्यटक स्थल जो बाद में बनी, उसका जो सर्वप्रथम जिक्र मिला, अंग्रेजों ने जब उसकी खोज की तो उसका जिक्र जब हुआ तो सबसे पहले किस पत्र में हुआ, भारत के द ब्रिटिश, मसूरी टाइम्स, इंग्लिश मैन, द कलकत्ता टाइम्स। तो इनमें से कौन सा वो समाचार पत्र है जहाँ पर उसका सबसे पहले क्या हुआ, मतलब प्रकाश में आया। तो वो अखबार था इंग्लिश मैन। देखिए इंग्लिश मैन वो अखबार था जो निकलता था कोलकाता से, और यही वो अखबार था जिसमें सर्वप्रथम जिक्र हुआ था नैनीताल का, इंग्लिश मैन कोलकाता से। ठीक है, स्थान था कोलकाता और यहाँ पर ये छपता था। ठीक है, उस समय ये कलकत्ता हुआ करता था, कोलकाता तो ये आज हुआ। अब है इस झील की खोज की बात करें तो 1841 में इस झील की खोज मानी जाती है। हालांकि उससे पहले भी लोग इसके बारे में जानते थे, अंग्रेजी भी कहते हैं कि अंग्रेजी भी इसके बारे में जानते थे, ट्रेल इसके बारे में जानते थे, लेकिन स्थानीय लोगों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इसलिए उन्होंने लोगों को मतलब बाहर दुनिया को नहीं बताया। लेकिन बाद में पीटर बैरन एक व्यापारी आया, उसने सारी दुनिया को ये बात बताई, और उसका खोजकर्ता जो था वो था पीटर बैरन। ठीक है, पीटर बैरन ने इस जो ये झील थी इसको दुनिया के सामने रखा। ठीक है, अगला प्रश्न था, चंद काल में राज्य के अन्न भंडार में जमा होने वाले नियत भूमि कर को क्या कहा जाता था। वो नियत भूमि कर जो राज्य के अन्न भंडार में जमा होगा ही होगा, चंद काल में उस भूमि कर को क्या कहा जाता था, अन्न। ठीक है, तो वो उसे कहा जाता था इन चारों में से जो सही आंसर है वो है बैकर। ठीक है, बैकर सही आंसर यहाँ पर है। चंद भंडार में उसे या चंद राजवंश में उसे बैकर कहा जाता था, उस प्रकार के कर को जो नियत था चंद राजकोष में जमा होने के लिए, भूमि कर। ठीक है, अगला प्रश्न है, रैमजे ने किस वर्ष ठेकेदारी प्रथा को बंद किया।
तो देखिए कमिश्नर रैमजे की बात यहाँ पर हो रही है, ठेकेदारी प्रथा जो वनों से संबंधित है। तो वन ठेकेदारी जो प्रथा थी उसे कब बंद किया रैमजे ने, तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर है वो है 1858। ठीक है, 1858 में ये वन बंदोबस्त के द्वारा वन जो ठेकेदारी प्रथा थी उसे बंद किया था कमिश्नर रैमजे ने। और बात करें इसके बाद कमिश्नर रैमजे ने वन बंदोबस्त भी कराया था। तो 1861 में कमिश्नर रैमजे ने वन बंदोबस्त कराया, वनों की मतलब गणना कराई और उनके पूरे डाटा कलेक्ट किए। और कुमाऊं, इसी बीच कुमाऊं में वन विभाग भी बना रैमजे के समय ही, और वो वर्ष था 1868, है ना। तो ये थे कुछ दो काम रैमजे के। जबकि भारत में अगर वन विभाग की बात करें तो 1864 में भारत में वन विभाग की स्थापना यहाँ पर हुई थी, और 1868 में कुमाऊं में। अगर ब्रिटिश गढ़वाल की बात करें तो ब्रिटिश गढ़वाल में 1869 के आसपास ये हुआ था वन विभाग की स्थापना। और टिहरी रियासत की बात करें तो यहाँ पर वन विभाग बना था 1885 में। ठीक है, 1 मई 1885 में टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना हो गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, दूर का आकाश किसकी रचना है। तो दूर के आकाश की बात करें तो ये रचना इन 4 व्यक्तियों में से किसकी रचना है, इसका जो सही आंसर है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है गोविंद चातक। देखिए गोविंद चातक की रचना है दूर का आकाश। गोविंद चातक एक साहित्यकार हमारे उत्तराखंड में, वे बहुत प्रसिद्ध इनकी रचनाएं हैं। आपने इनकी कुछ रचनाएं सुनी होगी। इनकी जो पत्रिकाएं प्रसिद्ध रही इनकी, वो हैं अंगार और रैबार, है ना। अंगार और ये रैबार, ये 2 पत्रिकाएं इनकी प्रसिद्ध रही। और इनकी अगर रचनाओं की बात करें या नाटक जो थे इनके, उनमें आपने सुना होगा केकड़े, काला मोह, आपने सुना होगा काला मोह, और दूर का आकाश और बांसुरी बजती रहे इनकी एक, ये सब इनके नाटक हैं, प्रसिद्ध हुए सब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्रता संग्राम में पौड़ी कांड से संबंधित व्यक्ति हैं। तो स्वतंत्रता जो संग्राम उत्तराखंड में हुए उनमें से जो पौड़ी कांड कहा जाता है उससे संबंधित व्यक्ति कौन है। तो इन 4 में से आपको सही आंसर देना है, इन 4 में से कौन वो व्यक्ति है जो पौड़ी कांड से संबंधित है। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा जयानंद भारती। देखिए जयानंद भारती पौड़ी कांड से संबंधित है। पौड़ी कांड अगर कहें तो पौड़ी कांड हुआ था 6 सितंबर को हुआ था, और 1930 को ये हुआ था। इसमें हुआ क्या था कि पौड़ी में आया हुआ था संयुक्त प्रांत का गवर्नर मैल्कम हैली। ठीक है, मैल्कम हैली यहाँ पर आया हुआ था पौड़ी में, और इसके सम्मान में यहाँ पर एक अमन सभा हुआ करती थी। अमन सभा ने एक आयोजन कर रखा था, तो इस सभा में घुस गए थे जयानंद भारती, और यहाँ पर हैली गो बैक ऐसे नारे लग रहे थे, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बहुत नारे दिए, मतलब वेलकम हैली गो बैक, कांग्रेस जिंदाबाद, क्योंकि इस समय सारी कांग्रेस जेल में थी समय अवज्ञा आंदोलन के चलते। तो इसलिए यहाँ पर इसके बाद इन्हें पकड़ा गया, जेल में डाला गया था। जो ये कांड यहाँ पर हुआ था इसे कहा जाता है पौड़ी कांड। अगर हम बात करें जयानंद भारती की, तो पौड़ी में जन्मे हैं, पौड़ी में इनका जन्म हुआ, और प्रसिद्ध रहे ये डोला पालकी आंदोलन के लिए। देखिए डोला पालकी आंदोलन मतलब शिल्पकार जो वर्ग था उसके दूल्हा दुल्हन को पालकी या डोले में बैठने नहीं दिया जाता था। इसके लिए ये आंदोलन बहुत लंबा चला, इसके लिए बहुत संघर्ष किया दयानंद भारती ने। इलाहाबाद कोर्ट में इसका मामला चला, इलाहाबाद कोर्ट में 20 वर्ष तक इसका मामला चला, और बाद में शिल्पकार वर्ग के ही हक में इसका फैसला आया, और उन्हें कहा गया कि वो भी पालकी में बैठ सकते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। तो ये थे जयानंद भारती। तो देखिए दोस्तों, ये थे हमारे आज के प्रश्न। जुड़े रहिए, धन्यवाद। हम ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इससे पुराने वाले वीडियो भी देखिए, वहाँ भी अच्छे अच्छे प्रश्न मौजूद हैं। हमने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनाए हैं। तो जुड़े रहिए, धन्यवाद।